नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज 30 जून है। मौजूदा साल 2024 के पहले 6 महीने आज पूरे हो रहे हैं। अब से चंद घंटों में जुलाई का महीना शुरू हो जाएगा और इस महीने का पहला दिन देश के इतिहास में बेहद खास है। आपराधिक कानून और न्यायिक इतिहास में यह दिन मील का पत्थर होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। 1 जुलाई 2024, हाँ, ये वह तारीख है जिसमें देश के 3 आपराधिक अधिनियम अतीत का हिस्सा रह जाएंगे। आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट 30 जून की आधी रात के बाद से निष्प्रभावी हो जाएंगे और उनके स्थान पर 1 जुलाई से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे। इन तीनों विधेयकों को राष्ट्रपति ने 25 दिसंबर 2023 में मंजूरी दी थी। जनवरी 1860 से अब तक अस्तित्व में रही आईपीसी में 511 धाराएं थी। इस पुराने कानून को रिप्लेस करने वाले भारतीय न्याय संहिता में 356 धाराएं हैं। अप्रैल 1974 से लागू सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रिप्लेस करेगी। नागरिक सुरक्षा संहिता में 533 धाराएं हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भी अतीत का हिस्सा हो जाएगा। 11 अध्याय और 167 धाराओं वाले इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर अब 170 धाराओं वाला भारतीय साक्ष्य अधिनियम अस्तित्व में आएगा। ये सवाल किसी के भी जेहन में हो सकता है कि आखिर इन तीनों नए कानूनों से क्या बदलेगा, इनकी क्या जरूरत थी। क्या इन कानूनों के आने से अपराध में कमी आएगी, अपराध करने वालों की पहचान आसान होगी और उन्हें तेजी से सजा दी जा सकेगी, या किसी बेगुनाह को फंसाए जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया में वादकारी को समय और खर्च में कमी आएगी। इन सवालों के जवाब के लिए तो इन कानूनों के लागू होने के बाद उनके नतीजों के लिए कुछ वक्त इंतजार करना होगा, लेकिन कम से कम सरकार का दावा तो ऐसा ही है। नए कानूनों के नाम से ही भारतीयकरण की झलक मिलती है। इंडियन शब्द के स्थान पर भारतीय शब्द का उल्लेख किया गया है। कानून के जरिए वादकारियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। महिलाओं, बच्चों और मानववध जैसे अपराधों को अंजाम देने वालों के खिलाफ और अधिक सख्ताई से निपटा जाएगा। इन कानूनों के मुताबिक नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 एफआईआर करा सकेंगे। इस 0 एफआईआर को 15 दिनों के भीतर क्षेत्राधिकारी वाले पुलिस स्टेशन में भेजना अनिवार्य होगा। जिला अपील सहित पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी की जा सकेगी। गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। जिला स्तर पर जो एक मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल की तैनाती करने की बात कही जा रही है। एक खास बात यह भी है कि फरार अभियुक्त के मामले में उनके पकड़ में नहीं आने के बावजूद अदालत में मुकदमा चलेगा। सुनवाई के पूरा होने के बाद 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से फैसला सुनाने का प्रावधान है। सबसे चर्चित जो धारा थी राजद्रोह से संबंधित जो इंडियन पिनल कोड की धारा 124 थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार टिप्पणियां की, उसको निरस्त कर दिया गया है। लेकिन उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता में धारा 150 में एक प्रावधान किया गया है, जिसमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को प्रत्यक्ष या परोक्ष में खतरे में डालने वाले को सजा दी जाएगी। नए कानूनों से आम लोग ही नहीं, अभी ज्यादातर अधिवक्ता भी बहुत वाकिफ नहीं है। ऐसे में कानूनी जटिलताओं के चलते उनके क्रियान्वयन को लेकर शुरुआत में कुछ दिक्कत आ सकती है। इनके क्रियान्वयन के लिए पुलिस और न्यायालयों की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। अधिवक्ताओं और थाना स्तर पर जानकारी देने के साथ ही आम लोगों को इसे लेकर जागरूक किया जाएगा और ये प्रक्रिया 1 जुलाई से ही शुरू हो जाएगी। 1 जुलाई 2024 से भारत की जो लंबे समय से चली आ रही कानून व्यवस्था के जो पेनल कोड्स हैं वो बदले जा रहे हैं। अब नई भारतीय न्याय संहिता शुरू होगी 1 जुलाई 2024 से, तो उसकी क्या खूबियाँ हैं, कैसे उसको लागू किया जाएगा? देखिए, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से नए 3 कानूनों में परिवर्तन किया गया है, इसका सबसे मूलभूत उद्देश्य तो ये है कि भारतीयकरण किया गया है
जैसा वो नाम से भी प्रदर्शित होता है कि प्रत्येक कानून को भारतीय भाषा जो हिंदी है उसमें परिवर्तित किया गया है। और जो इसमें परिवर्तन किए गए हैं वो निश्चित रूप से हमारी बेहतरी के लिए और जो वादकारी हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए हैं। जैसे भारतीय न्याय संहिता जो है उसमें बहुत सारे कानून ऐसे थे जो महत्वपूर्ण थे, लोगों से जुड़े थे, वो बाद में आते थे और अब उनको पहले किया गया है। विशेष रूप से जो महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध हैं वो जो नई भारतीय न्याय संहिता है जो पहले आईपीसी थी उसमें सबसे पहले चैप्टर में रखा गया है उसको। उसके बाद जो मानव वध का अपराध है जो 302 हुआ करता था, 103 हो गया, वो उसके बाद आया है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति के लिए मेन रूप से अपराध हैं उनका क्रम परिवर्तन किया गया है। पहले बहुत ज़्यादा धाराएं थी, 511 धाराएं थी, अब लगभग उनको 350-60 तक उनको सीमित कर दिया गया है। इसी प्रकार से संक्षिप्त में अगर आप समझना चाहें BNSS जो नई CRPC है उसमें बहुत सारे परिवर्तन इस प्रकार के किए गए हैं कि समय सीमा निश्चित कर दी गई है, विवेचना करने की भी, आरोप पत्र दाखिल करने की भी और न्यायालय में उसकी विचारण की भी। पहले एक अगर उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, पहले जब विवेचना पूरी हो जाती थी तो अभियुक्त को जो चार्जशीट है उसको दाखिल करने की कोई समय सीमा नहीं थी, तो उसमें 6 महीने, साल भर भी लग जाया करता था। लेकिन अब निश्चित उसमें समय सीमा कर दी गई है कि उसको इतने दिन के अंदर देना ही देना है ताकि जल्दी से जल्दी विचारण प्रारंभ हो सके। और जैसे ही एक समय सीमा लगा दी गई है कि एक मुकदमा 2 साल 3 साल के अंदर तय करना है, उसमें निर्णय पारित करना है, पहले ऐसी कोई समय सीमा भी नहीं थी। इसके अलावा जो सबसे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इस बार किया गया है वह यह है कि कोई अभियुक्त यदि फरार हो जाता है तो पहले वो पत्रावली कोर्टों में पेंडिंग रहती थी, 10 साल 20 साल अगर फरार है तब उसका निर्णय नहीं हो पाता था। लेकिन इस कानून में व्यवस्था की गई है, जो व्यक्ति फरार है उसको ढूंढने के सारे प्रयास करने के बाद हम उसको एक सरकारी वकील देंगे जो उसकी तरफ से न्यायालय में पैरवी करेगा। ऐसा माना जाएगा कि वह उपस्थित है और यदि उसको दंड दे दिया गया है तो उसके बाद जो उसको दंड दिया गया है जब भी गिरफ्तार हो जाएगा उसको जेल जाना पड़ेगा और यदि वह इस दंड के खिलाफ अपील करना चाहता है तो उस व्यक्तिगत उपस्थित होना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसके अतिरिक्त ऑडियो वीडियो का जो माध्यम है, पहले बहुत सारी ऐसी परेशानियां आती थी कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको कैसे ग्रहण करें साक्ष्य में, बहुत टेक्निकल चीज़ें थी, फॉरेंसिक लैब होना चाहिए था, विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट थे। लेकिन इस बार ऐसा परिवर्तन किया गया है कि जो मोबाइल है यह भी अपने आप में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके माध्यम से अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, आप कोई फ़ोटोग्राफ लेते हैं तो उसको साक्ष्य के रूप में न्यायालय में बिना किसी कठिनाई के आप प्रस्तुत भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये भी आया है कि पहले पुलिस वाले कोई गिरफ्तारी की कार्रवाई करते थे, कहीं किसी बरामदगी की कार्रवाई करते थे तो उसका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। लोगों को ये रहता था कि थाने में बैठ के कार्रवाई की गई है, मौका स्थल पे नहीं हुई। पर अब इसमें मौके पे ही वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी और उसको सुरक्षित रखना होगा और न्यायालय में भी प्रस्तुत करना होगा। तो इससे भी जो है पारदर्शिता बढ़ेगी सिस्टम में। तमाम नई व्यवस्थाओं, नए न्यायिक प्रक्रिया को लागू करने के लिए जो क्रियान्वयन का पक्ष है उसके लिए कोर्ट की ओर से की ट्रेनिंग वगैरह जो वो सब हो चुकी है। इसमें सबसे प्रारंभिक स्तर पर गृह मंत्रालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से व्यवस्था बनाई गई कि सबसे पहले जो न्यायाधीश हैं पूरे भारतवर्ष के लिए, उनके लिए एक कार्यक्रम तय किया गया और सभी राज्यों की जो न्यायिक अकादमियाँ हैं वो इस पे कार्यक्रम कर रही हैं, सभी न्यायाधीशों को ट्रेनिंग दी गई है। इसी प्रकार से जो हमारी पुलिस अकेडमियाँ हैं, हमारा पुलिस महानिदेशालय है, उनके स्तर से अपने सभी वरिष्ठ जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको, मुख्य रूप से CO, SP और जो SHO हैं उनको अपने स्तर पर ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग है अधिवक्ता, उनका भी चयन अकेडमी स्तर पे किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर उत्तराखंड में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जैसे हम न्यायिक अधिकारी हैं, हमारी ट्रेनिंग हो गई है तो हमारे द्वारा जो हमारे ज़िले के अधिवक्ता हैं उनको इस बारे में अवगत कराया जाएगा, जानकारी दी जाएगी ताकि वह भी इसमें सक्षम रूप से कार्य कर सकें। 1 जुलाई 2024 से चूँकि भारतीय दंड संहिता में कुछ बदलाव हो रहे हैं, नई भारतीय न्याय संहिता लागू हो रही है, तो इसको किस तरह से विभिन्न थानों में चंपावत जिले में फंक्शनल किया जाएगा और उसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं? 1 जुलाई से जो हमारे 3 नए जिनको
मेजर क्रिमिनल एक्ट्स बोला जाता है, वो नए कानून लागू हो जाएंगे, जिसमें जो हमारे पहले जो कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इनको रिप्लेस किया गया है क्रमशः बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस और बीएसए के द्वारा। इसमें 1 जुलाई से जो घटनाएं होंगी या जो मुकदमे पंजीकृत किए जाएंगे वो नए कानूनों के आधार पर किए जाएंगे, और 1 जुलाई से पहले वाली घटनाओं के लिए पुराने कानूनों के तहत ही मुकदमे दर्ज होंगे। उनका इन्वेस्टिगेशन भी पुराने सीआरपीसी के तौर तरीके से ही होगा, और जो नए घटनाओं के मुकदमों के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो बीएनएसएस के तरीके से होगा। इसमें हमारा पूरा जो पुलिस स्टाफ है, लगभग 90% पुलिस स्टाफ पूरा इसमें ट्रेंड है। इसमें मुख्यालय की तरफ से ऑफलाइन ट्रेनिंग कराई गई थी, जिसमें 3 बैचेस में हमने सारे दरोगाओं का ट्रेनिंग किया था, इंस्पेक्टर्स का ट्रेनिंग किया था और एडिशनल एसआई का ट्रेनिंग किया था। उसमें थाना में जो मोहरी होते हैं उनका भी ट्रेनिंग शामिल था, और ऑनलाइन कोर्स इसके बारे में iGOT कर्मयोगी जो पोर्टल है उस पर पुलिस मुख्यालय द्वारा अपलोड किए गए थे, जो ऑनलाइन कोर्सेज सारे कार्मिकों द्वारा कंप्लीट किए गए। अभी हमारी जो पुलिस फोर्स है वो पूर्ण तरीके से इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार है। इसमें कुछ नए प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट है, तथा नए जो कानून पारित किया गया उसमें महिला एवं बच्चों के लिए जो अधिकार है उसमें भी कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि शादी का झांसा देकर जो संबंध बनाए जाते हैं उसको भी पनिशमेंट दिया गया है। तो इससे महत्वपूर्ण बदलाव इस कानून में है, तो उसकी जानकारी सभी ऑफिसर्स को दी गई है ऑनलाइन कोर्सेज और ऑफलाइन कोर्सेज द्वारा, और इसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए चंपावत पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। जो एडिशनल एसआई एंड अबाउ जितने भी हमारे कर्मचारी हैं और हमारे जो हेड मोहरी और मालखाना मोहरी रहते हैं, इनको हमने ऑफलाइन तरीके से ट्रेनिंग दिया हुआ है ऑलरेडी। और जो हमारे कांस्टेबल हेड कांस्टेबल है, बाकी कांस्टेबल हेड कांस्टेबल जिनकी नियुक्ति अलग अलग यूनिट्स में है, उनको ऑनलाइन कोर्स जो iGOT कर्मयोगी पोर्टल है उसमें मुख्यालय द्वारा एक ऑनलाइन कोर्स किया गया, और उसका सर्टिफिकेट सभी कार्मिकों द्वारा लेने के लिए बोला गया था। तो इसी के क्रम में लगभग 90% फोर्स के द्वारा इसका ट्रेनिंग ऑलरेडी वो लोग ले चुके हैं। जो अभी बचे हैं उनका भी प्रोसेस लगातार जारी है।